ये मैं कहीं भी बोलने के लिए तैयार हूँ। एक उनका बहुत योगदान था जब आंदोलन बिल्कुल सिमटने की रफ्तार पे था, सरकार ने इतना कुछ किया। उस टाइम पे चौधरी अजीत सिंह का बहुत योगदान रहा इस आंदोलन में। दूसरी बात, उनके मैं मंच पे गई, सबसे शुरुआत में राहुल गांधी जी का योगदान था, ट्रैक्टर लेके वही चले थे। इस बात को ना मैं झुठला सकती हूँ, ना आप झुठला सकते हैं। बाकी तो सिर्फ मंच लगाने वाले लोग हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ। चौधरी अजीत सिंह के मंच पे मैं थी तो लोगों ने बोल दिया पूनम पंडित आरएलडी से हो गई है। फिर मैंने एक दो काम की तारीफ की अखिलेश जी के, भाई जो काम ठीक था तो मैं ठीक ही बताऊंगी, तो लोगों ने मुझे बोल दिया समाजवादी से हो गई है ना। फिर मैं एक किसी के घर पे गई, एक पोस्टर वायरल होता है बीजेपी का, ये पूनम पंडित बीजेपी से हैं, बीजेपी आंदोलन में है और बीजेपी की एजेंट है, ये वो वगैरह वगैरह। क्या देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। वो हमें पता है नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। एक ये वजह हो गई, एक वो वजह हो गई कि जब बेटियों के लिए कोई नहीं लड़ता था तो इंदिरा गांधी जी नहीं, क्यों नहीं बाहर निकलेंगे। अब सवाल थोड़ा सा होगा कि जिस तरह किसान आंदोलन से आप फेमस होती हैं, नाम पहचान बनाती है, उस किसान आंदोलन से हट के कई लोगों का सवाल, ये मेरा नहीं, कई लोगों का सवाल है कि पूनम पंडित कांग्रेस का दामन क्यों थाम ली। देखिए, मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, बहुत से लोगों ने उससे पहले मुझे ये बोला कि पूनम पंडित, मैं चौधरी अजीत सिंह जी के मंच पे, माननीय उनके मंच पे मैं थी बामडोली में, उन जब वो जिंदा थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। दुख की बात है, किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा उनका योगदान था, ये मैं कहीं भी बोलने के लिए तैयार हूँ। एक उनका बहुत योगदान था जब आंदोलन बिल्कुल सिमटने की रफ्तार पे था, सरकार ने इतना कुछ किया। उस टाइम पे चौधरी अजीत सिंह का बहुत योगदान रहा इस आंदोलन में। दूसरी बात, उनके मैं मंच पे गई, सबसे शुरुआत में राहुल गांधी जी का योगदान था, ट्रैक्टर लेके वही चले थे। इस बात को ना मैं झुठला सकती हूँ, ना आप झुठला सकते हैं। बाकी तो सिर्फ मंच लगाने वाले लोग हैं, मैं बहुत सारी चीजें देख रही हूँ। चौधरी अजीत सिंह के मंच पे मैं थी तो लोगों ने बोल दिया पूनम पंडित आरएलडी से हो गई है। फिर मैंने एक दो काम की तारीफ की अखिलेश जी के, भाई जो काम ठीक था तो मैं ठीक ही बताऊंगी, तो लोगों ने मुझे बोल दिया समाजवादी से हो गई है ना। फिर मैं एक किसी के घर पे गई, एक पोस्टर वायरल होता है बीजेपी का, ये पूनम पंडित बीजेपी से हैं, बीजेपी आंदोलन में है और बीजेपी की एजेंट है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन समय सबके मुंह पे तमाचा मारता है। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अब आ जाइए कि कांग्रेस का दामन क्यों थामा, मैं आपके सवाल पर आ गई जितेंद्र भाई। मैंने कांग्रेस का दामन इसलिए थामा क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है, सभी धर्मों को समानता दी गई है, भारत में सम्मान स्वाभिमान सभी का है। इस बात को हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री भी कहते हैं। ये अलग बात है चमचे क्या कहते हैं, घिग्गी बांध लेते हैं, ये अलग बात है। बाकी मीडिया में तो प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं, बाकी तमाम उनके बड़े बड़े नेता यही कहते हैं। दूसरी बात, भारत एक ऐसी भूमि है जहां बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए और कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं है। पार्टी का काम होता है, पार्टी ने सत्ता हासिल की, उनका काम होगा। कांग्रेस एक विचारधारा है, वो विचारधारा की पार्टी है। जब 84, ये लोग बहुत बोलते हैं कि 84 में ये हुआ, 84 में वो हुआ, क्योंकि इनके टाइम पे बहुत ज्यादा हिंसा फैल रही है, तो ये सिर्फ 84 को याद करते हैं। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं जोश एक्सप्रेस के माध्यम से, जब 84 के लिए हमारे प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी थी, जो देश में इतनी हिंसा इनके प्रवक्ताओं की वजह से हुआ, इतना सिस्टम खराब हुआ, क्या देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। वो हमें पता है नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। एक ये वजह हो गई, एक वो वजह हो गई कि जब बेटियों के लिए कोई नहीं लड़ता था तो इंदिरा गांधी जी लड़ती थी बेटियों के लिए। और तमाम कुछ लोगों को मेरी बातें भी बुरी लगेंगी, आप देखते हैं किसी न किसी लड़की की कोई आइडल होती है। मेरी आइडल एक ऐसी महिला है, देखिए वैसे मेरी आइडल झांसी की रानी भी है, इंदिरा जी भी हैं, तमाम है, शहीद आजम भगत सिंह भी है, लेकिन मेरी एक आइडल ऐसी भी है जिसका नाम सुनकर कुछ लोगों को तकलीफ होगी और कुछ लोगों को बड़ी खुशी होगी। मेरी आइडल ऐसी जिसको सही राह पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लगाया और देश का नाम रोशन किया और अपनी जगह और अपनी पहचान बनाने वाली पूर्व सांसद स्वर्गीय जो श्रीमती हमारी जो फूलन देवी थी, मेरी आइडल तो वो भी है। अब क्या कहेंगे आप? नहीं, सही कह रहे हैं। मेरी आइडल तो वो भी है, वो मेरी आइडल किस लिए? एक बेटी ने जन्म लिया, एक बेटी ने इतना सहन किया, फिर उस बेटी ने अपने लिए इतना कुछ किया, फिर उस बेटी ने समाज में नाम किया, फिर सम्मान किया, सब कुछ किया उस बेटी ने। और आज अगर वो तमाम अलग बेटियां होती है, इस इतनी घटना होने के बाद आत्महत्या कर लेती हैं, मर जाती हैं, कुछ नहीं पता लगता, एक गुमनाम हो जाती हैं। अगर फूलन देवी इतने सहन करने के बाद अगर वो आत्महत्या कर लेती तो आज उनकी कहानी में बैठकर
करके यहाँ तुम्हें नहीं पढ़ाती होती, ना तुम्हें बताती होती उनकी कहानी जो मैं आज बता रही हूँ, क्योंकि वो प्रेरणादायक भी बनी फूलन देवी। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो ये कहती हैं कि मैं दोबारा बेटी नहीं बनना चाहूंगी। अगर आज भी आप उनका इंटरव्यू सांसद बनने के बाद का सुन लोगे ना, तो आप पत्थर से पत्थर पिघलने लग जाएगा, इतनी मासूमियत से चेहरे से वो ये कहती है कि मैं दोबारा बेटी नहीं बनना चाहूंगी। मेरी आइडल तो वो भी है। ये तो दुर्भाग्य है, हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं हमेशा बेटियों का चिरहरण होता आया है, सतयुग से लेके कलयुग तक होता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, आज भी हो रहा है। लेकिन आप जैसे बेटियां भी हैं जो रौंद कर बाहर निकलती हैं और अच्छा लगता है। लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह से आप आज बहुत नाम फ्रेम है और अलग एक पहचान है, और बेटियों के लिए, खास तौर से भारत के बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी अपनी बहनों से कि आप डरना मत, और आप चांद मत बनना कि लोग आपको ऐसे घूर के देखें। आप सूरज बनना कि जब कोई आपको गलत निगाह से घूर करके देखे, उनकी आंखें चुंधिया जाएं और उनकी नज़र झुक जाए। सबसे पहला आप ये अपने नियम करना। दूसरी बात, मैं बस यही बोलूँगी कि हमारा पुरुष प्रधान देश है। मैं मानती हूँ जितेंद्र जैसे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बेटियों को सपोर्ट करते हैं, और भी तमाम यूट्यूबर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन पुरुष प्रधान देश है। अपनी जगह खुद आप बनाएंगी, ज़बरदस्ती से हासिल करेंगी तो आप कर पाएंगी, वरना फिर कहीं ना कहीं उदास होकर के, मन परेशान होकर के, आपने मेरी भी पुरानी वीडियो रोने हुए वाली देखी होगी, और अब आपने मुझे रोते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इनकी ऐसी हरकतों ने मुझे मजबूत बना दिया, ऐसे लोगों की, कि अब मैंने रोना नहीं, दूसरों को रुलाना मैंने सीख लिया है। बाकी मैं धन्यवाद करूँगी उन सभी किसान आंदोलन के योद्धाओं का। और आज आप इतने पावन दिन पर आए हैं, हमारे देश के दो महान क्रांतिकारी, और ऐसे आज लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना और 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना तो आज जिनका जन्म तिथि है, मैं उनको हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ। हमारे महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी का 56 इंच का सीना तो शास्त्री जी का था, जब उनसे जो है एक विदेश का प्रधानमंत्री नजरें उठा करके जब बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि आप सोचिए कि आप कैसे बातें करेंगे, क्योंकि जब मैं आपसे बात करूंगा युद्ध के बाद, तो आपकी नजरें झुकी होंगी और मेरी नजरें उठी होंगी, क्योंकि शास्त्री जी का कद बड़ा छोटा था। मैं उनको भी नमन करती हूँ। और 56 इंच का अगर सीना नापना है तो इतिहास की किताबें पढ़िए कि एक भारत का सबसे दुर्लभ, सबसे गरीब, सबसे कमजोर व्यक्ति जो विदेश में इतनी पढ़ाई पढ़ करके आया था और पतला दुबला सा एकदम खड़ा था अफ्रीका में और तमाम देशों में जा करके, कि वो मिलना चाहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री, तो धोती में गरीब पूरा किसान का परिवार का, किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाला, देश की आज़ादी की चिंगारी को आगे बढ़ाने वाला महात्मा गांधी जी। अगर आपको 56 इंच का सीना नापना है तो आप इंच टेप लेकर के बैठेंगे इतिहास की किताबों पे, तो शायद वो 156 इंच ही निकले या 1056 इंच ही निकले। भारत देश का सबसे गरीब बेटा, मैं उनको भी नमन करती हूँ, आज उनकी श्रद्धांजलि है। और इतने समय के बाद भी कुछ लोग दरिंदे ऐसे हैं कि उस व्यक्ति की जो समाधि है उससे, और उसकी व्यक्ति की जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं उनसे तक, आज मरे हुए व्यक्ति, शहादत जिनकी हो गई, उनकी प्रतिमा से और उनकी जो ये समाधि है उनसे तक भयभीत होते हैं। 56 इंच का सीना तो उस व्यक्ति का है कि मरने के बाद भी ये लोग कभी गर्दन उठा के रख देते हैं, उतार के तोड़ के रख देते हैं महात्मा गांधी जी की, कभी उनकी अस्थियां निकाल कर ले जाते हैं। 56 इंच का सीना तो उस व्यक्ति का है, एक काले से दुबले से व्यक्ति का, एक धोती वाले का, कि आज देश में वो नहीं है और फिर भी है वो देश में, मरने के बाद भी ऐसा भय पैदा किया हुआ है इनमें। वाकई जो इन्होंने कहा 2 अक्टूबर है और गांधी जी का जिस तरह से इतने अपने शब्दों से व्याख्या किया है, वाकई काफी किताब बहुत काफी बयां करते हैं, लेकिन जो शब्द निकलते हैं ना, जो सुने इतिहास आज भी जब दोहराए जाते हैं तो सीना फिर छलनी छलनी सा हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ था। अरे इतने ज्यादा मर्दानगी की बात थी तो मारते किसी अंग्रेजों को गोली, इतने ज्यादा मर्दानगी की बात थी, अंग्रेजों ने इतने साल शासन किया, उनको मारते गोली। जब तुम्हारी मर्दानगी झलकती, एक 28 साल का 30 साल का व्यक्ति एक बुजुर्ग पे, 60-70 साल के बुजुर्ग पे गोलियां चाल रहा है, चला रहा है, और आप उसको वीर बनाने में लगे हुए हैं, ये मर्दानगी नहीं। हमारे यहाँ पे इसको आप बेहतर जानते हैं, हमारे यहाँ मर्दानगी नहीं बोलते। मैं अपने शब्दों से बोल करके अपनी जुबान को खराब नहीं करना चाहूंगी कि क्या बोलते हैं, सब समझ गए होंगे। वाकई चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आजीवन जितेंद्र ऋणी रहेगा। और मैं तो आपके हौसले को दाद दूंगी कि देखिए आपको सभी लोग देख रहे हैं,
कि आप परमात्मा, ऐसा नहीं है इंसान से ही गलती होती है, परमात्मा से भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो भी कभी इस धरती पर, इस सृष्टि में उसने जन्म लिया एक इंसान बनकर, तो भगवान से भी गलती हो जाती है। लेकिन उन गलतियों को नज़रअंदाज करके हौसले से जो आप आगे निकल रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ। दूसरी बात, मंजिल को और सफ़र को तय करने के लिए रास्ता दरवाजे से ही नहीं होता, दीवारें फाड़ कर भी आप जा सकते हैं, बशर्ते आप दीवार फाड़ने वाले होने चाहिए, आप वो हैं। वाकई ये अच्छा लगा आपसे मिलके हमें भी, और मेरी अभिलाषा बहुत, मैं बड़ा आपका फैन भी हूँ, और आज मिलके दिल को चैन भी मिल गया। बैठते ही बात कही थी, मैं आपको रोक रही हूँ कि पूनम